हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत ही प्यारा सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और बाकी रिलीजन में क्या क्या बोलते हैं वो भी मान लो। क्योंकि किसी के लिए ना बोलो तो सबको बुरा लगता है। तो कोई भी तरीके की ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फादर साहब भी साथ में ही हैं, उनको भी कर दो यार। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, हम लोग कल देख के आए। हम लोग, मैं ऑनेस्टली बताऊं, पीछे की 3 या 4 रो ही सुबह भरी थी, लेकिन 3 4 रो के अंदर भी हमने खूब मजे किए। और उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहे तो पापा कितना शोर हो रहा था। बहुत शोर था। जहां जहां इडली वाला सीन आता था, शोर ही शोर था। चलो इडली के बारे में भी बात करते हैं। देखो, मेरे ख्याल से बहुत ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन है गोपीचंद मैनी की। मेरे को लगता है कि इस पूरी पिक्चर का जो सबसे बड़ा हीरो है, वो एक्चुअली सनी देओल है ही नहीं। सबसे बड़ा हीरो एक्चुअली में इसका डायरेक्टर है। बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन करिए। हम्म। पहले पापा के व्यूज जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने बताता हूँ। भाई, तुमने अभी कहा कि डायरेक्टर है। डायरेक्टर तीसरी आंख होता है, और जब उसको तीसरी आंख उसकी खुल जाती है, तीसरा नेत्र, तो वो सब जान जाता है कि मुझे इस एक्टर से क्या क्या लेना है। उसने ले लिया। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो डायरेक्टर है साउथ के हैं, और कुछ मूवीज का मैं रेफरेंस दूंगा, किसी को मैं डीमीन नहीं कर रहा हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है ताकि समझाने में आसानी हो जाए। इट्स एन एग्जाम्पल। बहुत सारे अभी डायरेक्टर्स आए, उन्होंने कोशिश करी, इंक्लूडिंग अनिल शर्मा ने बहुत अच्छी कोशिश करी कि हम सनी देओल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राजकुमार संतोषी भी बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से उन दोनों के बाद अगर किसी ने ढंग से रिप्रेजेंट किया है तो गोपीचंद ने किया है। ऐसा मेरा मार्केटिंग दिमाग कहता है कि जब कभी भी आप कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, तो आप उनके रीजन टू बिलीव होते हैं ना, वाई वुड यू बिलीव व्हाट दैट प्रोडक्ट कैन डिलीवर, वैसा कुछ किया गया होगा। और पेपर पे लिखा गया होगा कि सनी देओल क्या है। सनी देओल एक एजिंग स्टार है, हीरोइन मत रखो। सनी देओल का रिप्रेजेंटेशन अगर रखना है तो उसको स्टाउट दिखाने के लिए उसकी अटायर कैसी होनी चाहिए ये लिखो। सनी देओल का ऑरा इतना बड़ा है तो उसके डायलॉग्स किस डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए वो लिखो। सनी देओल अगर पहलवानी वाला अगर हीरो है तो उससे जूडो कराटे नहीं करा सकते, उससे कोई भलाया साहब का अनरियलिस्टिक एक्शन नहीं करा सकते, लेकिन ताकतवर वाला दिखा सकते हैं तो बंदे टप्पे खा के गिरेंगे। उस तरीके के एक्शन लिखो। और मैं एक और शाबाशी दूंगा कि जो आर्ट डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं उनका एक सब रोल होता है कंसिस्टेंसी रखने का। तो उन्होंने कौन सी मूंछ कहाँ लगाई हुई है, कौन से हेयर स्टाइल कहाँ पर कितना है, कौन सी चोट कहाँ लगी हुई है, एक ही ड्रेस, क्योंकि 10 घंटे की टोटल कहानी है। ये जो कंसिस्टेंसी रखी गई है बहुत ही शानदार रखी गई है। इसमें मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। मैंने जो वहां ऑब्जर्व किया, ये कंटिन्यूटी डायरेक्टर जो होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है कि इससे पहले सीन में क्या हुआ था। उस आदमी ने पूरे थ्रू आउट पिक्चर में एक वॉच पहनी हुई है। अगर हम्म। कंटिन्यूटी डायरेक्टर का ध्यान ना जाए, तो घर से जो घड़ी पहन गए उसी पे शॉट ले लो। इट्स हाँ, नाइस। ये बात तो है। और इसके अलावा मैंने बहुत सी और बातें नोटिस करी जो मैं बोल रहा था, थोड़ी बहुत कंपैरिजन करेंगे। देखो, अभी आप सुकुमार साहब हैं, वो काफी अच्छे कहते हैं कि डायरेक्टर हैं। हाँ, उन्होंने पुष्पा बनाई, बहुत अच्छी बनाई, बट उनका एक बैड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जो मुझे लगता है कि चल तो गया बट जरूरी नहीं उनका फाइनेस्ट वर्क था, पुष्पा 2। अब पुष्पा का जो फेज 1 का जो कैरेक्टर था वो ये इस तरीके का था कि वो ना तो अपनी माँ पे ध्यान देता था ना घर पे ध्यान देता था। ऐसे ही पड़ा हुआ था, निकम्मा था। अचानक से उसको हीरो बना दिया, अचानक से उसकी फैन फॉलोइंग बन गई, अचानक से वो ना तो भगवान को मानता था, अचानक से वो भक्त बन गया, साड़ी भी पहनना शुरू हो गया, लोगों की इज्जत बचाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ आपको डिसजॉइंटेड फील होता था। लेकिन सुकुमार की राइटिंग अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी, तो वो पोर्शंस में आपको वो चीजें अच्छी लगने लग गई। बट गोपीचंद को मैं बोलूंगा कि उन्होंने सुकुमार से बेटर यहाँ पर काम किया है कि आपने एक इडली का छोटा सा मैटर उठाया और आपने बोला कि ये इडली मैं खा रहा था। ये प्लेट है गिर गई, और प्लेट गिर गई, मैंने बोला सॉरी बोल। अब उसने सॉरी नहीं बोला, किसी और का नाम लिया, तो मैं उसके पास चला गया। उसने बोला कि तीसरा चौथा यहाँ तक करके मैं राणा तुंगा मेन विलन के पास पहुंच गया। तो ये जो कंसिस्टेंसी रखी गई है, यहाँ तक कि भगवान का यूज, ये मेरा बहुत ही डियर सब्जेक्ट है। पुष्पा के अंदर अननेसेसरी किसी को साड़ी पहना के डांस करा देना भगवान के सामने, इट्स नॉट भक्ति। और यहाँ पर किसी को भक्ति करानी कराई भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना था कि जब कभी भी कोई एक अन्याय होता है इक्वल टू अ रावण, आपका किसी ना किसी फॉर्म में रामचंद्र जी आके उसको हटाते हैं। तो अब यहाँ पर रामचंद्र जी नहीं बनाना था, एक रेफरेंस पॉइंट देना था। तो ट्रेन के अंदर जब मेन हीरो जा रहा है, जाट का कैरेक्टर जा रहा है, तो पीछे सत्संग हो रहा है और उसको उसी बात तक छोड़ दिया गया। और इससे स्टोरी आगे बढ़ी, कोई गाना जबरदस्ती नहीं आया। तो मुझे लगता है कि भगवान का यूज
मैंने देखा है साउथ की फिल्मों में कई बार अब्यूज हो जाता है। वो आई शंकर डबल शंकर करके आई थी, उसमें भी अब्यूज था, पुष्पा के अंदर अब्यूज था, RRR के अंदर जबरदस्ती के अंदर भगवान आ गए इनके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट था वो काफी अच्छा था। मुझे तो लगता है कि जो भगवान जी का सॉन्ग आया था और जिसके अंदर सन्नी देओल साहब का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ निकलते जा रहे हैं जहां से निकलना है, बिल्कुल। कि उनके अंदर एक राम है जो सबको अपना, उनको सबको न्याय दिलाएगा, और ये अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं, ऊपर भगवान का रूप है उनके ऊपर। वो गाने में ये प्रेजेंट करना चाहता था कि आदमी राम की तरह निडर भी है और हम्म। अपना सबके लिए कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए तैयार भी है। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पर रामायण की रेफरेंस हो ही रही है, तो रामायण में जो रामचंद्र जी के बाद सबसे बड़ा कैरेक्टर निकल के आता है जिसको हटाने की बात करी जाती है, वो है रावण। तो यहाँ पर रावण इक्वल टू था राणा तुंगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि अगर एक सन्नी देओल जैसा ऑरा है वो उसके सामने ढंग का विलन है? नहीं, बिल्कुल ढंग का विलन लगा है, बिल्कुल। उसने भी अपनी जगह बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, और अगर विलन वीक होता हम्म। तो सन्नी देओल ना होता। हाँ ये बात तो है। आई थिंक सनी देओल का आधा ऑरा तो इसलिए बन गया क्योंकि रणदीप हुडा का कैरेक्टर हाँ। इतना ज्यादा बड़ा था। हम्म। पहले हाफ एन आवर के अंदर तो मैं ये देख रहा था कि सनी देओल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी नहीं होता है। हम्म। आप पहले ये देखते रहते हो कि इसके अत्याचार की सीमा किस हद तक जा सकती है, कितना खूंखार है। हम्म। और यहाँ पर मैं डायरेक्टर और राइटिंग की अगेन मैं बात बोलता हूँ कि जैसे हम सुकुमार की राइटिंग में ये बोलते हैं कि बड़ी अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत कमियां होती हैं। RRR के अंदर देख लीजिए, उसके अंदर भी कमियां थी कि कोई गधा घोड़ा एक ही जेल के अंदर डाल दिया है, उस जेल से जब गधे घोड़े निकल रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है। बट मेनी मीनिंग साहब ने बोला कि मैं आपको सब कुछ इलॉजिकल चीजें से दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद सब जस्टिफाई करूंगा एक एक चीज जो भी आपके दिमाग में लगेगी। अगर आपको लगता है कि राणा तुंगा का कैरेक्टर ये मशीन गन्स कैसे चला रहा है, तो इन्हें पता चलता है। मैं थोड़े स्पॉयलर्स दे रहा हूँ, तो आप अगर नहीं देखिए पिक्चर तो आप एग्जिट कर सकते हैं कि वो टेररिस्ट तरीके का इंसान है। तो अब टेररिस्ट है तो उसको ये सारी चीजें चलानी आती होंगी। ऐसे ही एक आदमी है जो सबको थप्पड़ों से ही पहले जा रहा है और सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करता जा रहा है, तो वो एक ब्रिगेडियर निकलता है जो सनी देओल का कैरेक्टर है। फिर हर चीज को उसने जस्टिफाई करी है कि यहाँ से जा रहा था, ऐसा नहीं था कि कुछ प्लान्ड है यहाँ पर आके। तो अगर उसका इडली का सीन हुआ, फिर दूसरा इडली का सीन हुआ, फिर उसके बाद एक एक करके जिस तरीके से सीन इन्होंने प्लेस करे, आपको एक एक चीज जस्टिफाइड हो जाती है। आपको लगता है कि अच्छा मेरे पास कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड नहीं रह गया। असल में ये चांस की बात है कि सन्नी देओल तो शायद छुट्टी पे कहीं घूमने जा रहे थे, हम्म। ट्रेन रुक गई, वो वहां गए, इडली का सीन हुआ। इडली के इस कॉन्टिन्यूटी में थोड़े से उसके साथ हंसी मजाक के साथ वो उस आदमी तक पहुंच गए जिसने अति मचाई हुई थी। और अति मचाने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए प्रतिबिंब हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस देश का नायक हूँ और मुझे इस देश के हर बंदे को इंसाफ दिलाना है, और उन्होंने दिलवाया। हम्म। बस ये चीजें देखकर लगता था कि इनको गाने वाने की जरूरत नहीं है, हम्म। लोग इनका गाना गाएंगे, जिस तरीके से अत्याचार के प्रति अपना पूरा पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। हम्म। अब देखो कुछ और इसके अंदर इम्पोर्टेंट किरदार थे, जैसे सियामी खेर था, उनका रोल अच्छा था। मैंने विनीत का रोल देखा, उनका रोल भी बहुत अच्छा था। विनीत का रिकग्निशन उनको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगा कि जिस जिस सीन के अंदर सनी देओल हैं, बाकी सारे हम्म। जो ओपोनेंट्स हैं कहीं ना कहीं इस एज के अंदर भी वो उनके ऊपर भारी ही पड़े हैं। ठीक है, कहीं पर भी एक मिनट के लिए ये नहीं लगा कि सनी देओल का कैरेक्टर वीक हो सकता है। यहाँ तक कि वो एक बारी तो लंका दहन भी कर देते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम्म। यहाँ पर पिक्चर खत्म होने वाली, कर क्या रहे हो भैया डायरेक्टर साहब, आप तो सीधा हम्म। राणा तुंगा के घर पहुंच गए, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ। लेकिन हम्म। पिक्चर की जो कंटिन्यूटी है और जो स्टोरी है वो इतनी ज्यादा बताने के लिए है, आपके पास इतना मटेरियल है कि आपका ये कन्फ्रंटेशन सीन इंटरवल से पहले होने के बावजूद भी आपके पास इतना सब कुछ कहने के लिए है कि बैकग्राउंड क्या थी, ये थी वो थी। मेरे पास पिक्चर के लिए दो फीडबैक हैं। एक तो एंडिंग को लेके और एक एंडिंग से ही रिलेटेड है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो सीन आया था जिसके अंदर एक किस्म का ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था एंडिंग ही हो जाएगी, वो कैसा लगा फादर साहब को? लग तो रहा था कि पिक्चर खत्म हो गई, चलो जी, इतनी इतनी रीलों की होगी, एंजॉय जितनी कर ली उतनी कर ली। लेकिन डायरेक्टर की महानता है, डायरेक्टर ने पीछे कुछ क्या सोच के रखा हुआ था कि अभी हाँ, तो मैं इसको एंड तक ले जाऊंगा, राणा तुंगा को जब तक पूरे उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक पिक्चर कैसे खत्म होगी। वो जो राणा तुंगा ने एक रेफरेंस पॉइंट दिया था कि भाई इसको यहाँ पर क्यों नहीं मारना चाहिए, हाँ, वो कैसा लगा? वो इसलिए दिया था उसने कि अगर इसको मैं यहाँ मार देता हूँ तो बात खत्म हो गई, अगर इसको मैं पब्लिकली मारूंगा तो दहशत बनेगी। इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति को लटका दिया इसने सरेआम हम्म। चौक पे। हम्म। तो एक हम्म। बहुत बड़ी एक मंजे हुए विलन की ये
अपनी अंदर की सोच है कि घर में मार दिया, किसी को क्या पता, बाहर सबके सामने मारूंगा मेरा और दहशत फैलेगी। हम्म। मेरे को एंडिंग में भी ये चीज लगी कि भाई एंडिंग में आपके पास बहुत ज्यादा जैसे आपके पास बैक टू बैक एक्शन आ रहा था और सनी देओल का हर एक एक्शन पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था। हम्म किसी के अंदर पंखा था, किसी के अंदर हम्म उसने जीप रोक दी, किसी के अंदर कुछ मतलब टप्पे खाता हुआ आदमी हम्म चला गया, ये सब हुआ। मुझे लगता है कि एंडिंग का जो एक्शन सीक्वेंस था वो और थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ये जो थोड़ा सा रोहित शेट्टी वाला स्टाइल था कि हेलीकॉप्टर के ऊपर आ गए, वो थोड़ा हम्म कन्वीनियंट हो गया वहां पर। हम्म और वो थोड़ा सा ऐसा था कि भाई कंटेनर के ऊपर ही आपने हम्म पैसे रखे हुए हैं, फाइलें हम्म रखी हुई हम्म हैं, हम्म कोई भी ऐसे तरीके से लेके नहीं आता, हम्म, वो थोड़ा सा ओवर द टॉप इसको लगा। थोड़ा सा इन्होंने जल्दी समाप्त कर दिया इसका। हम्म। इसका और राणा तुंगा का अभी थोड़ा सॉलिड्यूड होना चाहिए था। हम्म। और उसके अंदर जो फाइलें वाइलें ओपनली पड़ी हुई हैं, हम्म। ऐसे कोई नहीं रखता, लेकिन एनी हाउ फिर भी ठीक ही लग रहा था वो हाँ। सब कुछ। और दूसरा एक और चीज मुझे यहाँ पर लगी कि यहाँ पर जस्टिफिकेशन डायरेक्टर ने और राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से करी है। अगर हल्का सा मुझे क्रिटिकल होना हो, अगर आपको कब जैसे आजकल पार्ट्स चलने की एक प्रथा सी चल गई है, गदर टू, जाट टू अगर बनानी हो तो एक रेफरेंस पॉइंट आता है एंड के अंदर कि कभी अत्याचार इस गांव पे दोबारा होगा, तो बच्ची पूछती है जाट भैया से कि क्या आप आओगे कि नहीं आओगे वापस, तो कहता है मैं जरूर आऊंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप जाट का बैकग्राउंड क्या था अगर उसको अभी और हिडन रखते, मच लाइक लूसीफर जो ओरिजिनल थी उसकी तरह पर, तो और ज्यादा बढ़िया हो जाता। अगर आप इसको हिडन रखते हैं और एंड के अंदर सिर्फ इतना ही पोर्शन रखते कि जैसे अगर हम ये एक्सप्लेन करते कि जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो सिर्फ इतना ही बोलती अपने फोन पे देख के कि अच्छा ये इंसान वहां पर था, वो एक स्माइल आ जाती है या फिर उस तरीके की कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, वो एक एक गिवन हो जाता है कि ये इंसान मेरे को पता है कौन है सनी देओल का कैरेक्टर, और ये अगर इसने ये अकेला वहां पर था तो सब कुछ खत्म कर मुझे सकता है। लगता है कि जब डायरेक्टर ने इसको साइन किया होगा तब तब तक इसकी सनी देओल साहब की एक ही पिक्चर चली हुई थी। तो उनके दिमाग में ये नहीं हुआ कि ये इतनी पिक्चर हिट भी हो सकती है और उसके बाद सेकंड पार्ट भी लिया जा सकता है, इसलिए इसको डिस्क्लोज कर दिया। डायरेक्टर इंटेलिजेंट होगा तो कोई ना कोई इसकी कुंडली निकाल देगा दोबारा, हाँ। मेरे हिसाब से। डायरेक्टर इंटेलिजेंट हो तो सेकंड पार्ट बनाने में वो जैसे इंटेलिजेंस उसने दिखाई है अपनी इस मूवी में, और जो तरीके से साउथ की पिक्चर होते हुए नॉर्थ की भी लग रही है, साउथ की भी लग रही है, हम्म। और टेस्ट दोनों को आएगा। व्हाट आई बिलीव इज दैट द साउथ विल पर्सन विल आल्सो एंजॉय दिस मूवी। यस। हाँ। तो मुझे एक इसमें क्रिटिसिज्म और भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तेलुगु डब्ड वर्जन है वो भी साथ में ही निकालना चाहिए था, कि सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है ये। अगर हिंदी सिनेमा को थोड़ा और आगे लेके जाना है, जैसे कि इंडियन सिनेमा में को कन्वर्ट करना है, हम्म तो जैसे तेलुगु मूवी पहले दिन हिंदी में आती है, अब यहाँ पर हम्म। तेलुगु का ही डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो उनको पहले दिन ही डब करके लाना चाहिए था। डायरेक्टर ये देखना चाहता था कि इसका हिंदी में क्या रिस्पॉन्स आता है। हर हम्म। डायरेक्टर डरा होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, बंदा अभी चढ़ना शुरू हुआ है। नहीं, बट उसमें ये है ना कि अगर जितनी जल्दी आप और लैंग्वेज में भी ले आओगे तो आपका रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ जाता है नहीं, थोड़ा सा। रेवेन्यू पोटेंशियल तो बढ़ सकता है अगर एक ही स्पीड में सारी पिक्चर फेल हो जाए, सपोज करो, तो रेवेन्यू सारा वहीं का वहीं दब गया। यहाँ से अब उसको पता चला कि ये मैं तेलुगु जहाँ भी इशू करूंगा, रिलीज करूंगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत प्यारा है। चलो, वो भी एक व्यू ये पॉइंट है। हो सकता है डायरेक्टर के दिमाग में ये बात आई हो। हम्म। अब मैं थोड़ा सा ये बात करूंगा कि जब आप एक गोविंदा की पिक्चर देखने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे हंसा रहा है और हम्म इसके अंदर कोई लॉजिक तो खास होने नहीं वाला। हम्म जब मैं किसी हल्क की पिक्चर देखने जाता हूँ तो मुझे नहीं पता वो क्या स्मैश कर देगा, हम्म या मैं हल्का सा बलशाली, हल्का हम्म सा, ऐसा हम्म नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हो उसके अंदर, हम्म मैं देखने जाता हूँ किसी डेयर डेविल को, तो मुझे हम्म पता है कि वो थोड़ा सा झूठे को नाटे करके अपना हम्म कुछ दिखा देगा ताम झाम। हम्म। ऐसे ही जब मैं सनी देओल की पिक्चर देखने जाता हूँ तो मेरा उम्मीद ही होती है कि अच्छी इमोशनल कहानी हो और वो हम्म पटक पटक के लोगों को मारे, क्योंकि वही इंसान है जो बिलीवेबल कर सकता है। हम्म तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया कि तो साउथ के जोन की है, तो मैं ये बोलूंगा ये साउथ के जोन की बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम्म तो एक्टिंग उसको बोलते हैं कि जो किसी भी चीज को बिलीवेबल बना दे। अगर मैं अगेन कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ पाए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को डीमीन कर रहा हूँ या फिर कोई सनी देओल को बहुत ही महान हो गया, हम उसके भक्त हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं, हम किसी के भी फैन नहीं क्या है। चक्कर होता है कि जब हम गोविंदा की पिक्चर देखने जाते हैं तो अपने दिमाग को घर में लॉकर में रख जाते हैं कि हम सिर्फ वहाँ हंसने जा रहे हैं, चाहे उल्टे उल्टे सीधे एक्शन करे, जैसे मर्जी एक्शन करे। जब सन्नी देओल जैसी पर्सनैलिटी को देखने जाते हैं तो उसमें लगता है कि इसमें लॉजिक जरूर होगा, और लॉजिक होना भी चाहिए। अब पीछे कुछ साल लॉजिक लेके नई पिक्चर लोगों ने बनाई, हम्म। डायरेक्टर्स को नहीं लॉजिक नजर आया, सन्नी देओल है ले लो, उसको जो मर्जी बना दो, पोस्टर बॉय बना दो, कुछ भी बना दो,
इस आदमी में, ये इस डायरेक्टर में ये बात पक्की थी कि मैं दामिनी जैसा बंदा बाहर निकाल सकता हम्म। हूँ, तो तो निकाल दिया। अब देखिए जो आजकल के हीरोज जो हैं और क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ढूंढना ना मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। तो आपका जितने भी हीरो हैं वो बोलते हैं कि जी हमारी चाहे सिंगल पसली हो चाहे हमने दो चार एब्स निकाल हम्म। ली हो उसके बाद हम भी ऐसे ही मुक्के मार के लोगों को टप्पे खिलाएंगे। हम्म। यार देखो क्या होता है कि पहले एक हाथ का पंजा, ये जो हम्म। फोर आर्म्स होती हैं और जिस तरीके से आप डायलॉग डिलीवर करते हैं, जिस तरीके के आप आंखों से एक्सप्रेशन डाल के आई कांटेक्ट करते हैं कैमरा के साथ, तो वो डिफाइन करता है कि आप कितने ज्यादा खूंखार तरीके के या तो मानव, मुझे आप एक बात बताओ, बीच में टोक रहा हूँ, आप ये बताओ, कितने इस वक्त इंडस्ट्री में एक्टर हैं जो सिर्फ इस बात पे डरा सकते हैं, सॉरी बोल। तो उसी बात को उसकी मैं, ओरा देखो ना बंदे का। हाँ तो इसमें क्या है ना कि आज की डेट के अंदर इसी पॉइंट के अंदर अगर मैं बोलूँ उसको एक्सटेंड करते हुए कि अगर एक अल्लू अर्जुन मार भी रहा है तो आपको उसको कृष बनाना पड़ता है कि वो उड़ उड़ के मार रहा है ताकि वो ऐसा लगे कि कोई टप्पा खा जाएगा। हम्म। आपको कोई रामचरण को जबरदस्ती का कुछ बनाना पड़ेगा कि वो करेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तेलुगु हीरो की बात करूंगा। लास्ट एक पिक्चर आयुष्मान खुराना की भी आई थी कि भाई ये लास्ट एक्शन हीरो है, हम्म। ऐसे करके भी कुछ आई थी पिक्चर, वो चली नहीं थी पिक्चर, वो ये इसीलिए नहीं चल रही है कहीं ना कहीं। और क्यों सनी देओल जैसे कैरेक्टर की वापसी होती है, क्यों लोगों को फॉरेन कंट्री के अंदर दोबारा एक्सपेंडेबल्स देखने का मन करता है, ये आइकॉनिक कैरेक्टर्स है। इनकी जो बलशाली चीज है वो उनको देखने में मजा आता है। लोगों को सलमान खान रोते हुए नहीं पसंद है, लोगों को सलमान खान पसंद है दबंगगिरी करता हुआ। एक भाई नाम जो होता है वो आपको मेलो डाउन करता है, दबंग वाली जो बात हम्म। होती है वो आपको दबंगगिरी की तरफ लेके चला जाता है। तो जो जिस दिन से सलमान खान ने अपना नाम दबंग खान से छोड़ के ये भाई बनवा दिया है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होगी क्योंकि लोग उसको सॉफ्टी समझने लग गए और रिप्रेजेंटेशन भी वैसा हो गया। उसका तो कारण क्या है? राजकुमार अगर यूं यूं करके हाथ जोड़ के लोगों से बात करने लगता है ना, तो राजकुमार राजकुमार जी हमारे को पुराने डूबे, वाले हीरो। हाँ डूबे कई साल हो गए होते। वो कहते थे, जानी हमने तो हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, एक्टर बन जाओ। हम्म। वो उसका प्रेजेंटेशन था। अमिताभ बच्चन की जगह कोई और कहता, चाबी जेब में रख ले, ताला मैं खोलूंगा। आवाज में कर्कश थी। तो इसलिए सन्नी देओल की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको दंड बैठकों वाली उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी सिक्स पैक वाली नहीं है। उसको पता है कि इतना बड़ा हाथ पड़ा तो बंदा जमीन में घुस जाएगा। तो हाँ, इसलिए वो ये सिक्स पैक बनाने से ये नहीं कि बंदा उछल उछल दूर दूर गिरेगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, जो लोग क्रिटिसिज्म इसका कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल सूडो इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल में पोस्टर के ऊपर अपने थंबनेल के ऊपर ही गाली वाले लैंग्वेजेस लिख देते हैं, तो पता चल जाता है कितने इंटेलेक्चुअल या एजुकेटेड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब आप टिकट खरीदते हैं और बटन दबाते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ये 5 मिनट का प्रोसेस होता है। ये 5 मिनट के प्रोसेस के अंदर ये सिलेक्शन करना कि मैं क्या देखूंगा, कब देखूंगा और क्या करने जाऊंगा, ये आपका सेन दिमाग बोलता है कि मैं किस चीज के अंदर एंटर करने वाला हूँ। हम्म। उसको पता है जब आपको कि आप ये देखने जा रहे हो, आपने ट्रेलर देख लिया, टीजर देख लिया कि भाई पंखा भी हाथ में आने वाला है, फिर काय का क्रिटिसिज्म, या तो फिर देखने मत जाओ, आप बोलो कि ये मेरे लिए है ही नहीं। तो मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स देखा, मैं यूजली नाम लेता नहीं हूँ, बट जैसे शान वन टाइप हो गए, बादल बादल हो गए, हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जी, हम लोग नहीं देखते, इसने ये क्या ही कर दिया। अरे मार्वल वार्वल के अंदर भी जब आप देखने जाते हो वहां पर हीरोइज्म को सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर भी हीरोइज्म को सेलिब्रेट किया जा रहा है और फुल स्टॉप लग गया उसके आगे। उसके बाद बियॉन्ड अ पॉइंट इंटेलेक्चुअलनेस नहीं आ सकती। आप क्रिटिसिज्म ला सकते हो किसी चीज का, जैसे कि मैं पुष्पा 2 के लिए सिर्फ क्रिटिसिज्म देता हूँ और मैं आरआरआर के लिए देता हूँ, मैं जनरली और किसी पिक्चर के लिए करता नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि वहां पर जो हमारा दिमाग है ना वो डायरेक्टर की ब्रिलियंस के ऊपर हावी हावी नहीं हो पाता है। वो हर सीन को इतना ब्रिलियंट बना देते हैं कि जो उसके अंदर कमियां हैं वो छुप जाती हैं। वो आरआरआर के साथ भी हुआ, पुष्पा 2 के साथ भी हुआ। बट अदरवाइज जो नॉर्मल पिक्चरें हैं वो हमें पसंद ही आती हैं, जिसकी वजह से साउथ इतना पॉपुलर हुआ है। अब साउथ ने सनी देओल के साथ जो करके दिखाया है, उन्होंने बोला कि हम थोड़ी सी नॉर्थ की सेंसिबिलिटी भी डालेंगे, साउथ का जो प्लस पॉइंट है वो डालेंगे। हमारे को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो है हीरो को सेलिब्रेट करना। हीरो का डायलॉग, हीरो का ऑरा, ये हम कहीं लिख लेंगे अच्छे से और इसको हम किसी भी फ्रेम में जाने नहीं देंगे। वो सनी देओल के साथ उन्होंने अचीव करा। अब वो चाहे सनी देओल होता, या कल को वो ऋतिक रोशन के साथ बनाते हैं, या फिर कल को वो एनटीआर के साथ बनाते हैं, जो उसका ऑरा है वो करते हैं। लेकिन कुछ लोग कैरिड अवे भी होते अगर हैं। सपोज करो वो संजय दत्त के साथ भी बनाते हैं तो उसका ओरा वो फ्रेम कर लेंगे, हम्म। लिख लेंगे। उनमें ये क्वालिटी है साउथ वालों में राइट। कि उसको फ्रेम कर लेते हैं और उनकी क्वालिटी लेके देते हैं, इससे बाहर नहीं जाने देना, इसके अंदर नहीं आने देना। अब मैं आपको एक पूरा एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे हम शॉर्ट ही रखेंगे विंडो को इसमें। अब एनटीआर का इतना अच्छा देवारा में चल रहा था, अचानक से उससे कंटेनर हिलवा रहे हैं।
यार देखो, 5.5 फीट का आदमी, वो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने एक्सप्रेशन से क्या वो अचीव कर सकता है, उससे स्केयर क्रिएट कर सकता है, वो अपनी ताकत से नहीं कर सकता है। तो ये जो कई बार क्या होता है कि हम कैरेड अवे हो जाते हैं, और जो मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था, अगर हर इंसान ही मार के टप्पे भटवा रहा है, और वो चाहे धनुष के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म है कि अगर वो भी थप्पड़ मारते हैं और 4 जने टप्पे खा जाते हैं, तो फिर आपका डिफरेंशिएशन निकल के कैसे आएगा? ये सनी देओल ने किसी जमाने में शुरू किया था, उनका डिफरेंशिएशन बन गया क्योंकि उनके डील डॉल के ऊपर वो फिट बैठता है, या फिर बाइक उठाता हुआ एक 6.5 फुट का जॉन इब्राहिम अच्छा लगता है, या फिर प्रभास बाहुबली में अच्छा लगता है, या फिर जो राणा दुर्गापति हैं उनकी बॉडी इस तरीके की है, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, हर एक के ऊपर अच्छी नहीं लगती है। अब जो इनके फैंस हैं बोलते हैं यार मेरे रामचंद्रन को क्यों बोल दिया, मेरे पुष्पा को क्यों बोल दिया। ये बोला नहीं है, हम ये सिर्फ ये बोल रहे हैं, जब अल्लू अर्जुन इतना स्मार्ट दिख सकता है, सोल्जर के अंदर इतना जबरदस्त तरीके का उसका रोल था, डीजे के अंदर इतना अच्छा रोल था, अल्लाह वेंकटपुरम मोलू के अंदर इतना अच्छा रोल था, तो उसको वहीं तक स्थित रहने देते, हर एक को टप्पे क्यों बिछवाने, ये पॉइंट है। नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल कंक्लूजन, आप क्या बोलोगे सबको कि जाट कितना करोड़ कर सकती है, क्या पोटेंशियल लगता है आपको? भाई मुझे तो जब गदर 2 से ज़्यादा अच्छी लगी है। प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, हर चीज़ में मुझे अच्छी लगी है ये पिक्चर, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल थी कि ये दूसरे देश में घुस कैसे गया, सड़कों पे आवाजें मार रहा है, पुलिस उसको उसको अरेस्ट नहीं कर रही। यहाँ इसमें कोई भी अननेचुरल चीज़ नहीं थी। अब क्योंकि सैटरडे संडे आने वाला है, तो माउथ पब्लिसिटी तो इतनी ज़्यादा है कि पिक्चर वाकई 5 पॉइंट, मेरे हिसाब से 5 के 5 पॉइंट लेती है वो। और देखो मुझे तो लगता है कि अगर एक बार वेव आ गई तो 600-700 तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो पापा को लगता है 600-700 करोड़ करेगी। मेरी बेट ये है कि अगर आज और कल के अंदर ये पिकअप कर जाती है, तो ये मिनिमम मिनिमम 400, 450, 500 टच तो ये करने वाली पिक्चर है ही, है, इतनी डिजर्व लगती करती है। है। नहीं करेगी तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। हम्म। बाकी आपके और अगर कोई सवाल है हमारे लिए तो जरूर बताना, मैं इंडिविजुअल लेवल पे जरा शॉर्ट्स बना के आपके साथ शेयर करूंगा, और कभी कभी जब बड़ी पिक्चरें आएंगी, हम बाई चांस हम्म। इकट्ठे देखने जाएंगे, तो उसके साथ ऐसे ही हम पॉडकास्ट कर लिया करेंगे। आपको अगर पॉडकास्ट के अंदर पार्ट बनना है, और आपको लगता है कि आप कुछ हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना, और इंस्टाग्राम पे मेरे को हैंडल पे हाई हेलो लिख दो, वहां से हम कुछ एक प्रोसेस बता देंगे आपको कि आप कैसे पार्ट बन सकते चलो जी, नमस्कार टू ऑल। हो। सबसे बाय। बात करने का मजा आया। थैंक यू टू ऑल।